काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ना वो हम पढ़ेंगे, एक बार बच्चों को आ जाने दो। आप तब तक लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। लिखने के लिए फिर मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। बेटा ये पॉस्टुलेट्स हैं। दीज आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप ये लिखना चालू कर दो। एक बार और बच्चों को ज्वाइन करने दो, फिर हम इसे इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मीन वाइल आप लिख लो, मैं लिखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये फर्स्ट टॉपिक है ना? हाँ, लेक्चर 4 का फर्स्ट ऑफ। ओके, थैंक यू। देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है जितने भी गैस लॉज हमने पढ़े। अच्छा, ये गैस लॉज जो है वो आइडियल गैस के बेसिस पे है। अच्छा, आइडियल गैस जो है वो बेसिकली इमेजिनरी है, मतलब इट इज नॉट एक्चुअल, इन रियलिटी में नहीं है बेटा। ठीक है। तो जो हम जिन गैस से सराउंडेड है, जैसे वी आर सराउंडेड बाय एयर, तो एयर जो है दैट इज रियल गैस, दैट इज नॉट आइडियल गैस। बट रियल गैस की जो मतलब जितनी भी चीजें हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आइडियल गैस पढ़ते हैं बेटा। और जो लॉज वगैरह हैं वो आइडियल गैस को ही बताते हैं। उन लॉज का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस देता है। और उसकी कुछ पॉस्टुलेट्स जो हमें समझने हैं बेटा। और आपके मॉड्यूल में बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ चीज है, मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, तो मैंने डायरेक्टली वहीं से उठाया। सर मॉड्यूल में और भी पॉइंट्स थे, सर 7 थे आसपास। सारे ही लिखूंगा ना यार। अरे वो वही वही इसीलिए। नाउ गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जैसे मेरे पास एक गैस का कंटेनर है, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है ना? तो उसके पास क्या है ना, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने उनको सेम अज्यूम किया है बेटा। देट आर सो स्मॉल, और उनको बहुत ही छोटा अज्यूम किया है। एंड सो फार अपार्ट, दे आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर दूर है। मतलब एक मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, ऐसे बहुत दूर दूर है। On the average, that the actual volume of molecules is negligible compared to empty space between them. ये empty space बहुत ज्यादा है एक्चुअल वॉल्यूम के कंपैरिजन। ठीक है। तो दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, उनको पॉइंट मास की तरह कंसिडर किया जाता है। दिस अजम्पशन एक्सप्लेन द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। इफ देयर इज सो मेनी स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, गैसेस ज्यादा कंप्रेस होंगी। क्यों? क्योंकि उनके इसमें स्पेस ज्यादा है। पहले बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, फिर एक बार यस बताओ। सर। विराज बेटा क्या डाउट है? आप थोड़ा पिन पॉइंट करके बताओ बेटा। नहीं सर, मेरा डाउट नहीं है, मैंने यस किसी कहा। का डाउट? किसका डाउट है? अब थोड़ा डाउट बताओ बेटा, क्या डाउट है इसमें? सर वो मॉलिक्यूल दूर दूर क्यों लिए? बड़ा दूर दूर होते हैं। गैस की स्पेस ये ज्यादा होती है ना मॉलिक्यूल्स में, गैस में। हम्म, हाँ। ओके। ठीक है। दूर दूर है इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं। इज देयर एनी नो डाउट? सर दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, मतलब? छोटा पॉइंट जैसा, जैसे हम एटम को समझेंगे भाई ये कितना ऐसा कुछ होगा, बट एकदम पॉइंट जैसा, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, दे आर टाइनी। कैसा था नहीं? सर तो नेक्स्ट। फिर हाँ। यहाँ पे जो फिर मॉलिक्यूल्स का स्पेस है वो हम्म, मास से ज्यादा है। क्या? मुझे पॉइंट मासेस का मतलब समझ में नहीं आया एग्जैक्टली। बेटा बेटा बस टाइनी है, इतना समझो बेटा उसमें।
ओके इसका मतलब टाइम ही समझो। नेक्स्ट इज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है at ordinary temperature and pressure. This support for the assumption comes from the fact that the gases expand and occupy all the space available to them. मतलब जैसे मान लो ये दो पार्टिकल ध्यान से समझिए, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जैसे मान लो ये यहाँ जा रहा है तो जाने नहीं देगा ना ये इनको, ये पार्टिकल इसको जाने नहीं देगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बट मान लो इन दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, कहीं भी आ सकते हैं, बोलो कहीं भी फ्री है बेटा, दे आर फ्री। So this support the assumption comes from the fact that gases expand कर सकती हैं and occupy all the space available for them, क्योंकि वो घूमते रहते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है बेटा, समझ में आया? Yes. Next is particles of a gas are always in constant and random motion. हमेशा पार्टिकल जो जैसे मैं यहाँ पे बना, कभी पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, पार्टिकल का रैंडम मोशन हो रहा है ना। इफ द पार्टिकल्स वर एट द रेस्ट, लेट्स से अगर वो रेस्ट पे होते एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, देन गैस का रिजिड शेप होता, फिक्स शेप होता, जो कि नहीं होता बेटा, विच इज नॉट ऑब्जर्व। इसका मतलब पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन में हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चा पार्टी बोलो? Yes, यस sir. सर, समझ में आ गया। यस सर। ऑल राइट। Next is particles of a gas move in all possible direction in straight line. हमेशा वो straight line में move करते हैं, जैसे यहाँ गया यहाँ गया, straight line. During their motion they collide with each other. आपस में क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है और ये collide कर गया, like this, like this. अब जैसे मान लो ये walls of container है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको फ्रेम, इसको हम वॉल मान रहे हैं, तो पार्टिकल आया और ये वॉल के साथ टकरा गया, कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर का डेफिनेशन बड़ा यहीं से आया था, आपको याद हो तो, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। याद है हमने प्रेशर का डेफिनेशन लिखवाया था फर्स्ट क्लास में कि प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल on the walls of the container per unit area is called pressure बेटा। कुछ याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. ऑल राइट। अभी आप ये चारों पॉइंट मैंने समझाए हैं। मीनवाइल आप 4 पॉइंट और लिखूंगा। मीनवाइल आपको कोई डाउट आई इन 4 पॉइंट का तो आप रेज योर हैंड, कुछ बोलना नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड। स्टार्ट राइटिंग बच्चे। अच्छा अभी पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। देखो पहली बार सुना होगा आपने में भी। इसका मतलब है दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। अब इसका मतलब बताता हूं। जैसे मान लो एक पार्टिकल आ रहा है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, कोलाइड कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। लेट्स से ये 5 जूल एनर्जी लेके आया था, ये 10 जूल एनर्जी लेके आया, ठीक है।
जब दोनों ने कोलाइड किया तो टोटल एनर्जी जो है ना बेटा वो कंजर्व रहती है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है एनर्जी कंजर्व रहती है। अब लेट्स से ये 7 जूल हो गया, तो ये कितना होगा बेटा? 8 जूल। तो टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस नहीं हो रही बेटा एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आए कि नहीं है बोले बच्चों इस लाइन का मतलब? देयर सर एक में और बी बार एक्सप्लेन कर दो ना सर। बेटा एनर्जी जो है ना, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। जैसे इसकी एनर्जी यहाँ पे कितनी थी? 5 थी। यहाँ पे कितनी? 10 थी। जब दोनों ने कोलाइड किया फिर वापस गए तो इसकी जैसे मान लो लेट्स से 7 है तो इसकी कितनी होगी? 8 होगी। तो टोटल यहाँ पे कितनी है? 15। यहाँ पे टोटल कितनी है? 15। 15। एनर्जी कंजर्वेशन। तो देयर में बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज, अभी जो मैंने पॉइंट बताया था, बट द सम ऑफ देयर एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। इफ सर देयर वर, हाँ बोलो। सर एक और क्वेश्चन, सॉरी सर ये डिस्टर्ब करने के लिए। बेटा बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, मैंने कितनी बार कहा है, 1000 बार कहा है कि आप रेज योर हैंड, यस पर सर। आप लोगों को समझ में नहीं आता यार। मुझे कंप्लीट तो कर लेने दो यार। जब मैं बोलूं डाउट है तब बोलो, बीच में पढ़ रहा हूँ आप बीच में बोल रहे हो। इफ देर वर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से, यहां पे बोल रहे हैं कि लेट्स से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता तो द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल स्टॉप एंड गैसेस विल सेटल डाउन। लेट्स से ये दोनों आए, एनर्जी लॉस हुआ तो क्या होता? कभी ना कभी तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाती और वो फिर सेटल डाउन हो जाती। बट ऐसा होता नहीं है, आगे यही लिखा हुआ है। दिस इज कॉन्ट्ररी टू वॉट इज एक्चुअली ऑब्जर्व। ठीक है, ऐसा होता नहीं है बेटा। अब किसी को डाउट है तो बोलो। शोभित बेटा अब बोलो क्या डाउट है आप? हाँ सर, तो आप जो सर ये एक्सप्लेन कर रहे थे ये वाला पोस्टुलेट सर, ये दो डिफरेंट गैसेस के लिए आता है काम में, एक ही गैस की डिफरेंट प्रेशर? बेटा एक ही गैस के लिए डिफरेंट प्रेशर नहीं, एक ही गैस एक पर्टिकुलर कंडीशन पे है। ओके सर। सर दो गैसेस नहीं हो सकते? दो गैसेस, पहले एक गैस तो समझ लें यार। ठीक है सर। ये नहीं एक सर। गैस के लिए है, ये वाला जो है दिस इज फॉर वन गैस। ओके ठीक सर, है, थैंक यू सर। पूरा का पूरा थ्योरी उसके लिए। और हम बोलिए। सर गैसेस किसी भी कंडीशन में सेटल डाउन नहीं हो सकती। नहीं बेटा। नेक्स्ट है, एट अ पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड। एक जा रहा है 50 की स्पीड से, एक जा रहा है 100 की स्पीड से, नो, हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज होती हैं बेटा। This assumption is reasonable because as the particle collide, we expect their speed to change. तो क्या होता है, जैसे ये 50 की स्पीड से 100 की स्पीड से कोलाइड किया, अलग अलग एनर्जीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज। तो हो सकता है किसी की 70 हो गई, किसी की 30 हो गई, जो भी हो गई, तो चेंज हो सकती है। Even if initial speed of all the particles was same, the molecular collision will disrupt this uniformity. बेसिकली पूरा मोशन रैंडम रहेगा बेटा, सबकी स्पीड अलग अलग रहेगी। हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल्स की सेम हो जाए बट सारे मॉलिक्यूल्स की सेम नहीं होगी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Consequently, the particles must have different speed which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speeds remains constant at a particular temperature. ऐसा देखा गया है बेटा, ऐसा देखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहता है। जैसे मान लो ये आ रहा है, इसने आपस में एक्सचेंज की, इस तरीके से ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा वो सेम रहता है, बट इंडिविजुअल स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है बेटा। जैसे मान लो हमने एक रेंज बोल दिया कि 5 किलोमीटर पर आवर से 5 मीटर पर सेकेंड से 100 मीटर पर सेकेंड के बीच में, तो उसी रेंज में रहती है बेटा।
वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बट इंडिविजुअल स्पीड जो है ना वो चेंज होती रहती है। अब ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए, इसमें कोई डाउट है क्या? ऑल राइट, लास्ट पॉइंट देखते हैं। इफ ए मॉलिक्यूल हैज अ वेरिएबल स्पीड, लेट्स से किसी मॉलिक्यूल की वेरिएबल स्पीड रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, देन इट मस्ट हैव अ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ, अभी मैं 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, फिर 10 की स्पीड से जा रहा हूँ, फिर 7 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो वेरिएबल स्पीड हुई ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। अंडर दीज circumstances we can talk only about average kinetic energy। कहने का मतलब है मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि यार मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, नहीं, क्योंकि वो चेंज हो रही है। मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, बच्चा पार्टी बोले? Yes. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature। beta, one of the most important points, beta, one of the most important points, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ऐसा बोला गया है बेटा। मतलब टेम्परेचर चेंज होगा तो ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी बेटा। इट इज seen that on heating a gas at constant volume the pressure increases। मान लो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें, तो अगर हीट कर रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हीट करने से। अब क्या वॉल्स पे वो ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ये बेटा इसका क्या है, प्रूफ है बेटा ये वाला चीज का, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑब्वियसली मॉलिक्यूल फास्ट भागेंगे ना यार, बोले बच्चों? Yes. Yes. I'm giving 2 minutes to absorb this part. If you have any doubts, just raise your hand. बेटा प्रथमेश बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, मतलब वो कैसे एक बार। चल मैं आपको बताता हूँ। अह, एक बात बताओ, जैसे मान लो आप एक मॉल में हो, ठीक है, और मॉल में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? बताओ प्रथमेश। फायर एक्सटिंग्विशर। ब- अरे बेटा यार भागोगे ना आप यार, आग नहीं बचाने थोड़ी जाओगे वहां पे यार, तुम इतने थोड़ी ना ब्रेव हो तुम यार। आप भागेंगे। नॉर्मल इंसान क्या करेगा, भागेगा, राइट? सर यस। दुकानों में आप, छुप के बैठूंगा। अरे शोभित यार कुछ पढ़ाई की बात चल रही है। अरे ठीक है सर। प्रथमेश, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वैसा ही बेटा हाँ हाँ गैस हाँ। मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, जब आप उसे हीट करते हो, हीट करने से उनको क्या ना बहुत एनर्जी मिलती है, तो वो मूव करने लगते हैं बेटा रैंडमली बहुत ज्यादा। सर वो ठीक है, वैसे ही हुआ तो ना, हम मेल्ट और बॉईल करते तब वो एग्जैक्टली बेटा बॉइलिंग में एनर्जी ज्यादा जाती जाती है यार। ओके सर, समझ आया। और फिर ये भी तो देखा गया कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब मॉलिक्यूल जाएंगे फटाफट, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मतलब ज्यादा मूव कर रहे हैं, ज्यादा मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ओके सर, समझ में आया थैंक। बेटा? यस सर। Alright. किसी और को कोई डाउट है बेटा?
चलो, अभी और किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े हम। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम बताने वाला हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम इसको ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन का मतलब जो हम मूव कर रहे हैं, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कितना होता है, ये बेटा आता है 3/2 kT। अच्छा, के यहाँ पे होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन करके एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो के बेटा होता है R/NA। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8.314। एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो जूल में निकालते हैं बेटा एनर्जी। ये क्या होता है? जूल पर मोल पर केल्विन, आपको याद होता है। Na क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻23। ये आता है 1.23। एक बार क्रॉस चेक करना तो यार, × 10⁻−23। जस्ट चेक, जस्ट क्रॉस चेक दिस वैल्यू। 1.35 होता है यार। शोभित बेटा फटाफट चेक करके बताओ यार। यस सर, बता रहा हूँ सर। यस सर, करेक्ट है। सर 1.3 समथिंग रहेगा सर, एक मिनट। 1.38 आता है। 38 है सर। करेक्ट किसने बोला यार? यस सर, 1.38 × 1.38 है, 1.38। 10⁻−23। ऐसे आएगा, ठीक है। ये बेटा वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया आपको। भाई थोड़ा आपको आइडिया तो होना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल के लिए बेटा कितना है? 3/2 R/Na × T। और एवोगैड्रो नंबर के लिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बच्चा पार्टी। Yes. Na से Na कैंसिल, मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/2 RT। अब मैं बोल रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल। आप क्या करोगे बेटा? n से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 आ गया बेटा ये वाला पार्ट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेई ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत इजी है बट ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अब बेटा इसको लिख लो फटाफट, कोई डाउट हो तो पूछते हैं। Sir, what is T? बेटा टी क्या हो सकता है? टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, टी मतलब टेम्परेचर होगा मोस्टली, इन केल्विन, केल्विन में बेटा, ठीक है। अच्छा टी जीरो हो गया तो 0 केल्विन। बेटा अगर टी जीरो हो गया ना तो पूरा का पूरा मोशन बंद हो जाएगा। देखो लिखा भी हुआ है, if T is equal to 0 Kelvin then average kinetic energy will be 0, thus absolute zero is the temperature at which molecular motion ceases, बंद हो जाएगा।
सर ये नोट है क्या? हाँ, नोट करके ऐड कर सकते हैं। सर ये 3/2 वैल्यू कहाँ से आई? बेटा इसका डेरिवेशन हम नहीं पढ़ते हैं बेटा, ओके। ठीक है, इसको याद कर लिया डायरेक्ट। ओके सर। लिख लिया बच्चों? डन। Yeah, just a minute. तो सर इन इक्वेशंस में हम टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे, राइट? यस बेटा। ओके सर। तो अगर सेल्सियस में दिया होगा तो कन्वर्ट करेंगे। यस। ओके सर, थैंक यू। Done, sir. बेटा हम यहाँ पे बोला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के बारे में, तो यहाँ पे 3 टाइप की स्पीड होती है, हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें पहला आता है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस। चाणक बोलिए। सर आप एक बार 1 सेकंड के लिए ऊपर ले सकते क्या सर, मेरे को स्क्रीनशॉट निकाल। यस सर, थैंक यू सर। Sir. बोलो अरिंदम। सर ये आरएमएस स्पीड यूनिट्स है क्या बस? अरे बेटा भी पढ़ते हैं ना, पढ़ा थोड़ी है तुमने।
ये अभी सॉल्व। पढ़ रहे हैं बेटा। अभी क्या है ना कि वो मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, है ना। अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, कुछ मॉलिक्यूल्स की सेम है, पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन करके साइंटिस्ट थे जो कि अभी अभी ऊपर पढ़े, और मैक्सवेल भी थे। दोनों ने मिलके क्या किया, दोनों ने मिलके जो इतना सारा इस गैस के अंदर, गैस पूरी गैस के अंदर इतना सारा रैंडम मोशन चल रहा है, इसके बेसिस पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स किया। तो पहला स्पीड है आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड। आपने क्या किया, जैसे मान लो मेरे पास एन मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, U1, U2, U3, ऐसे करके पे UN तक है, ठीक है। आपने क्या किया, इनका स्क्वायर किया, फिर इनको ऐड किया, फिर इनका एवरेज लिया, और फिर इसका स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल ऑफ द गैस। ये वाला अभी एक बार clear कर दो, ठीक है। और ये देखो, ये है बेटा URM, इसको बोलते हैं बेटा URM। ये होती है बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका फॉर्मूला अभी देखते हैं। इसका डेरिवेशन देखते हैं बेटा अभी। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, मैं ट्राई करूंगा। इसका डेरिवेशन है ना, मैं बता रहा हूँ, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। विहान अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है बेटा, No, sir. अभी डाउट कहाँ Can से। you scroll up a bit? I'll just take a screenshot. अभी मैंने बंद नहीं किया है अभी, अभी लिख लेना बात, पहले समझ लो बेटा, ठीक Okay, है। sir. Root mean this is the type of speed we used in kinetic gas equation. It is मतलब आप जब काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ना बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, हाफ एम यू आर एम एस का स्क्वायर। यहाँ पे ये लिखते हो बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी में आप स्पीड क्या डालोगे, बोलो, तो स्पीड फिक्स है क्या, तो वहां पे आता है बेटा URMS। और फिर ये यहां से एक्सप्लेन होता है, इट इज द हाइपोथेटिकल स्पीड possessed by all the gas molecules when the total kinetic energy is equally distributed among them। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माना है, सबकी काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया, दिख रहे हो, और फिर उसको इक्वल किया है, ये अज्यूम करते हुए कि सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। N इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, यहां से U का वैल्यू ये है। तो हमने क्या किया है, हमने एक इमेजिनरी स्पीड ली है बेटा, जो सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्पीड को क्या बोला है बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये एक हाइपोथेटिकल स्पीड है, हमें नहीं पता है, सेम तो होगा नहीं, बट हमने क्या मान लिया कि हम एक URMS निकालेंगे कि सभी की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो वो केस कब होगा, जब सभी की इक्वल काइनेटिक एनर्जी का सम इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तभी तो हम उस स्पीड को एवरेज मानेंगे, काइंड ऑफ एवरेज, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी बोल।
एक काम करिए बच्चों, आप इसको लिखते टाइम कोई डाउट आए तो जस्ट रीड। सर थोड़ा सा ऊपर वाला दिखाना पोर्शन। ऊपर वाला हो गया ना बेटा, कितनी बार दिखाऊं यार ये। अच्छा ये वाला क्या। सर हाँ। हाँ निशान बोलिए। सर मुझे जो मतलब ये जो मॉड्यूल में लिखा है अरिथमेटिकली समझा है, बट आपने यहाँ साइड में लिखा है एवरेज के ई इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर आर एम एस, बट यू स्क्वायर आर एम एस कभी भी हमारा स्पीड नहीं रहा है, सो वो कैसे चला? बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने ऐसी तो मानी है। बेटा हमने जो इस एक्सप्रेशन में किया है, हमने क्या माना है, सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा। तो सेम मानते हुए ये हाइपोथेटिकल स्पीड है बेटा, यू। ये आरएमएस है बेटा, ओके यही तो आरएमएस है। ओके ओके। अच्छा तो एंड में भी वैसे लिखना है, ओके सर, थैंक यू। कोई डाउट आए तो बच्चों पूछ लेना। सर डेरिवेशन क्या बोल रहे हो बेटा। डेरिवेशन लिखना। यस बेटा लिखना है। एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
हो गया बच्चों? जी सर। डन बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ऑलराइट। ऑलराइट। तो अभी इसका आरएमएस का फॉर्मूला आता है बेटा। यहाँ पे यू आरएमएस का फॉर्मूला है 3 पी वी बाई एम। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी वी बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम तो अपने को पता ही है। देखो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या आया? 3 पी वी बाई कैपिटल एम। पीवी क्या होता है बेटा? एनआरटी होता है। एन को मैं 1 ले लेता हूँ, एन को 1 ले लेता हूँ। पीवी क्या हो गया? 3 इंटू एनआरटी बाई एम, है ना। और N1 हो गया तो मेरे पास क्या आ गया? 3 RT/M। समझ में आया कि नहीं आया? ये और ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मुझे पता है डेंसिटी क्या होती है बेटा। डेंसिटी आपको याद है? डेंसिटी का फॉर्मूला एम अपॉन पी एम अपॉन आर टी। आइडियल गैस के लिए बेटा। तो RT/M क्या हो गया? P बाई डेंसिटी। तो क्या मैं 3 RT/M को रिप्लेस कर सकता हूँ 3P/D? डी यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों पार्टी। सर लास्ट फॉर्मूला में तो डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं याद है क्या आपको? सर फॉर्मूला याद है वो कैसे 3 P/D कैसे है? ये RT उधर ले गए, इस पे फोकस करो। इसको उस साइड ले जाओ। देखो यहाँ क्या आ जाएगा? P/D आ जाएगा। ये डी तो है। समझ में आया बेटा एकदम? यस ऑलराइट। नाउ ये हमारा बेटा मेन फॉर्मूला आ गया आरएमएस के लिए। ठीक है, आरएमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू आरएमएस। In applying any of these equations, care must be taken to use consistent units. ऐसा यूनिट के लिए बेटा ये यूज करेंगे 8.314। और टेम्परेचर केल्विन में, मोलर मास किलोग्राम पर मोल में बेटा, किलोग्राम पर मोल में। आरएमएस स्पीड मीटर पर सेकंड, सब कुछ ऐसा यूनिट में, ध्यान रखना बच्चों। अब आता है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो अपना नॉर्मल ये एवरेज होगा, U1 + U2 + U3 + UN/M। और इसका फॉर्मूला होता है 8 RT/πM। ये बेटा याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। मोस्ट वेरिएबल स्पीड क्या होती है? ध्यान से समझना बच्चों ये वाला पार्ट। दिस इज डिफाइंड द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये ध्यान से समझना बच्चों, 100 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास गैस के, ऑफ गैस।
इसमें से 30 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 20 मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। और 50 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड है 13 मीटर पर सेकेंड। मुझे एक बात बताओ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 13। having a speed 30, this will be most probable speed। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बोलो बच्चा पार्टी। ठीक यस है, सर। तो हमारे पास, अब देखिए बेटा फॉर्मूला लिख रहा हूँ। URMS का फॉर्मूला क्या है? मेन फॉर्मूला CRT/M। यू एवरेज, यू एवरेज जो है कितना है बेटा? 8RT/। सर बेटा शोभित अगेन, नहीं सर, सर वो नहीं बोल रहा सर, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, आपकी आवाज़ धीरे कम हो गई थी सडनली। कोई बात नहीं, ये हो गया। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है। नेक्स्ट क्या है? UMPS। ये क्या हो जाएगा? 2RT/M। चलो, ये तीनों फॉर्मूलाज बेटा बाई हार्ट याद होनी चाहिए। अभी आप लिखिए बेटा, कोई डाउट आए तो रेज योर। ठीक है। इज देयर एनी डाउट बच्चा पार्टी? सर पाई एम कैसे है? भाई एम कैसे है मतलब समझा नहीं मैं। उसका लाइक हाउ डिड वी गेट दैट वैल्यू? बेटा ये तो किसी के लिए भी डेरिवेशन थोड़ी बताया मैंने। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं बेटा। अच्छा, याद करना। नो नीड ऑफ डेरिवेशन। ओके, थैंक यू सर।
सर ये 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में ये जो 30 मॉलिक्यूल्स, 20 मॉलिक्यूल्स, 50 मॉलिक्यूल्स की जो एलोकेटेड वैल्यूज है वो रैंडम है, राइट? यस बेटा, इट इज रैंडम। ओके। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया बेटा। अच्छा सर। लिख लिया क्या बच्चों? Sir, 2 minutes. Sir, हो गया. अच्छा, इनका मान लो रेशियो लेना हो, लेट्स से मैं रेशियो ले रहा हूँ, यू आर एम एस रेशियो यू एवरेज रेशियो यू एम पी एस। ये हो गया 3 RT/M। ये हो गया 8 RT/πM। ये हो गया 2 RT/M। तो ये RT/M कैंसिल आउट हो जाएगा। √3/8/π रेशियो √2। इसका वैल्यू जब निकालते हैं ना बेटा, तो आता है 1.224/1.128/1। ऐसे आता है। और ये आपको याद करना है बेटा। आपको पता है बच्चों, ये जो रेशियो है, ये कहाँ पूछा गया है? जेई में पूछा गया है बेटा। दिस इज PYQ ऑफ JEE। ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दैट, क्योंकि वहां कहाँ निकालते फिरोगे यार। सर सर थोड़ा 3 का ऊपर लो, मैं ऊपर का स्क्रीनशॉट ले। सर 3 का रूट 1.414 है, राइट? सॉरी, वन पॉइंट सेवन यस, टू है। 1.732, बट आप √2 से डिवाइड करोगे ना बेटा उसको। अच्छा, ओके। रेशियो तो ऐसे ही निकालोगे ना, उसको 1 लिया है, देखो ध्यान से, √2 यस। को डिवाइड किया है पूरे एक्सप्रेशन को। तो सर वो जेई एग्जाम में कैसे आंसर ढूंढा, मतलब ये रेशियो या ऊपर बेटा वाला? ऑप्शन था, ये वाला ऑप्शन था, अच्छा, ओके। ऑप्शन मैच करना।
बेटा ये दोनों इलस्ट्रेशन आपको करने हैं, सॉल्व करना है बेटा। मॉड्यूल में नहीं देखना है बेटा, आपको खुद से करना है और फिर ब्रेक ले लेना। तो मैं ब्रेक दे रहा हूँ बेटा अभी 7:50 PM तक। ये 5 मिनट बेटा एक्स्ट्रा मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। आप सॉल्व करना, फिर हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है बच्चा पार्टी? शोभित बेटा आ गए आप? अभी तक आया ही नहीं है। चलो कोई नहीं। 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 इंटू के इंटू टी। ये पर मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना है? 300। कितना आ रहा है बच्चा बोलो? 6.21 into 10 to the power minus 24. 21. 21 जूल पर मॉलिक्यूल, ऐसे लिखेंगे। अब आता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। वो हो जाएगा 3/2 n, फॉर्मूला लगाएगा 3/2 RT। तो 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300। कितना आ रहा है बेटा? 3741 3 पर मोल। ये बेटा पहले वाले काम का है। दूसरे वाले का URMS जो है वो क्या होता है? 3 RT/m। 3 इंटू 8.314। ठीक है, कितना है? 400। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? 70.6। कैलकुलेट करते हैं, एक साथ ही करते हैं। UMP √2 RT/m 2 RT/m U। और क्या बच गया बेटा? एवरेज यस 8 सर। RT/πm। पायर 8 RT/3.14 इंटू m। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट का 70.628। यस सर। 70.63 मीटर पर सेकेंड। एक गड़बड़ हो गई यार यहाँ पे। हमने m को ग्राम में लिखा है, किलोग्राम में लिखना पड़ेगा बेटा। फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर से करो बेटा एक बार। एक 2233.5 मीटर पर सेकेंड। UMP कितना है? 1823.6। और U एवरेज कितना है? 2057.8।
तो सबसे ज्यादा कौन है बेटा? यू आर एम एस सबसे ज्यादा होता है, फिर यू एवरेज होता है, और फिर यू एम पी होता है। हमने ऊपर भी देखा था। ऑल राइट बच्चों, राइट इट डाउन। सर हमने 10 इनवर्स 3 क्यों किया है? केजी में कन्वर्ट करने के लिए मास को। ओके, थैंक यू। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। नो सर, पहला क्वेश्चन। अच्छा, सॉल्यूशन लिख रहे हो बेटा, फटाफट लिखो। डन सर। हो गया बच्चों, चलो। सेकंड का लास्ट थोड़ा सा पार्ट दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। बेटा आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है यार। ओके सर। नेक्स्ट आता है बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। So it is impossible to track the speed variations of an individual gas molecule as it collides with molecule a billion of times or even more per second। एक सेकंड के अंदर बेटा बिलियंस ऑफ कोलिजन होते हैं। तो हर एक का स्पीड ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। सिंस प्रेशर, टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, then the fraction of gas molecule having speed in a range लिखा हुआ है बेटा, should be constant at a given temperature। अब उन्होंने क्या है ना, एक ग्राफ दिया था बेटा, वो ग्राफ समझते हैं। आप ये पॉइंट लिख लो बेटा, फटाफट लिखो। सर वो मॉलिक्यूल एज इट, उसके बाद क्या है? एक मिनट। वो नहीं सर, ऊपर के पॉइंट। It is impossible to track the speed variation of individual gas molecule as it collides। कहाँ पे आपको डाउट है बोलो? नहीं सर, कोलाइड्स वो नहीं दिख। कोलाइड्स है बेटा।
सर हाँ बोलो बेटा। सर वो मॉलिक्यूल हैज इट के बाद क्या है? एज इट कोलाइड्स, कोलाइड। डन सर। चलो डन। बेटा ये वाला ग्राफ दिया है इस ग्राफ, बेटा ये ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको ध्यान से समझना है बेटा। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है सबको अच्छे से समझना है। अच्छा इस ग्राफ में क्या है मेरे पास, अ, ये जो y एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद अ गिवन स्पीड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। इसमें क्या है कि भाई यहां पे क्या है कि जब ये ग्राफ यहां पे है, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब जब स्पीड बहुत कम है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बहुत कम है। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन स्पीड इज वेरी लेस, उस टाइम पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दैट स्पीड, हैविंग दैट स्पीड भी क्या है, लेस। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, बोलो। एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फ्रैक्शन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एज स्पीड इंक्रीजेस, फ्रैक्शन जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फ्रैक्शन इंक्रीजेस टिल, कब तक, जब तक एक मैक्सिमम पॉइंट ना आ जाए, increases till it reaches to maximum point, till it reaches to maximum point where speed is called, क्या बोलते हैं बेटा, UMPS। तो यहां पे बेटा फ्रैक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, reaches to max। ये मैक्स किसके रेस्पेक्ट में है, मैक्सिमम किसके रेस्पेक्ट में है, टू मैक्सिमम फ्रैक्शन।
वेयर स्पीड इज कॉल्ड एमपीएस। एमपीएस मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेटा, जहां पे फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। एंड बियॉन्ड यूएमपीएस क्या हो रहा है बेटा, स्पीड बढ़ रही है बट फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है, बोलो बच्चा पार्टी। अरे यस में कुछ तो बोलो भाई। यस। यस सर। और लास्ट में अपन ने क्या देखा, जैसे यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है बेटा, स्पीड जो है जब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो फ्रैक्शन क्या है बेटा, बहुत कम है। Yes, sir. Beginning. समझ में आया कि नहीं आया ये वाला ग्राफ, राइट इट डाउन। सर हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी में भी लिख सकते हैं ना, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट स्पीड। नहीं बेटा, वी कैन नॉट सी दैट, लास्ट में इन्वर्स हो गया ना बेटा। यू एमपीएस से पहले वी कैन सी दैट, बट यू एमपीएस के बाद उल्टा हो जाएगा। ओके। सर एक बार थर्ड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा आप देख रहे हो यू एमपीएस के बाद ये डिक्रीज कर रहा है, बट स्पीड तो इंक्रीज हो रही है ना। एक्स एक्सिस तो इंक्रीज हो रहा है, बट फ्रैक्शन क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रही है बट फ्रैक्शन कम हो रहा है। ओके सर। समझ में आया बेटा। यस सर। डन। त्रिशा पटेल पाटिल बोलिए। सर मुझे सेकंड पॉइंट में समझ आया कि हैज स्पीड इंक्रीजेस द फ्रैक्शन। बेटा आप यू एमपीएस से पहले देखोगे ना, तो स्पीड बढ़ रही है तो फ्रैक्शन बढ़ रहा है, देखो इस एरो को देखो, स्पीड बढ़ रही है और फ्रैक्शन हाँ, भी बढ़ रहा है टिल यू एमपीएस, उसके बाद से कम होने लग गया। थैंक यू सर। समझ में आया बच्चों। सर लास्ट पॉइंट इज ओनली एप्लीकेबल आफ्टर एमपीएस, राइट? यस, ये आफ्टर एमपीएस।
नहीं नहीं, वैसे भी ये तो खैर स्पीड बहुत ज्यादा तो लास्ट में ही होगी ना। आप देख रहे हो यू आर एम एस आगे है, क्योंकि यू आर एम एस की वैल्यू ज्यादा होती है, फिर यू एवरेज आता है, फिर यू एम पी आता है। उस हिसाब से ये कनेक्टेड है। डन है बच्चों? हो गया बच्चों? Yes, sir. चलो, यहाँ पे ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एट टेम्परेचर T1 पे है। मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। भाई ये एनर्जी बढ़ेगी ऐसे, लाइक दिस। काइनेटिक एनर्जी सबकी बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड सबकी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो ये ऐसे सब आगे आ जाएंगे। मान लो पहले 50 मॉलिक्यूल की 30 स्पीड थी, अब वो 35 हो जाएगी। स्पीड बढ़ रही है ना। आपका ग्राफ जो है वो कैसे आएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। वो अच्छे से नहीं होता है। ऐसे हो जाएगा। आपका कर्व जो है ना वो आगे खिसक जाएगा, शिफ्ट टू द राइट। ये बेटा T2, आपकी T2 जो है बेटा यहाँ पे T1 से ज्यादा है। उससे क्या हुआ, कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और उससे कर्व जो है, आपका कर्व जो है, कर्व बिकम्स फ्लैटर, फ्लैट टाइप का होने लग गया, एंड शिफ्ट टू द राइट। राइट साइड शिफ्ट हो गया और फ्लैट हो गया। आप देखोगे जो पीक पॉइंट है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि अब मॉलिक्यूल की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है बेटा, इसलिए कर्व फ्लैट होने लगता है बेटा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कर्व जो है फ्लैट होने लगता है बेटा। ठीक है, राइट इट डाउन। तो डायग्राम फिर से निकालना। यस बेटा। एक काम करो, इसको मत करो। मैं आपको अच्छा डायग्राम, इसमें थोड़ा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है। दिस थोड़ा ये बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो आगे की साइड शिफ्ट हो गया और राइट साइड में शिफ्ट हो गया। बेटा इनका जो एरिया है ना, कोई भी टेम्परेचर पे एरिया देखेंगे तो वो एरिया बेटा कांस्टेंट होता है, और वो एरिया 1 के बराबर होता है। आपका एरिया ऑफ द कर्व जो है वो आपका फ्रैक्शन देता है। एरिया ऑफ द कर्व जो है ना वो फ्रैक्शन, सॉरी, टोटल फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल देता है। टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि हमेशा क्या होगा बेटा,
जो कि हमेशा वन होगा, क्योंकि फ्रैक्शन तो हमेशा वन होता है ना बेटा। So total area under the curve is constant equal to unity at all temperatures. The area under the curve denote fraction of molecule having speed between 0 to infinity. ठीक है, write it down. ये देख लेना बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से पीक का हाइट क्या हो गया, कम हो गया ना बेटा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हाइट ऑफ द पीक कम हो गया। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द पीक कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शन कम हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा इस पॉइंट कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो बढ़ गई है बेटा, आपका ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो गया, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? बेटा कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो आप बता देना बेटा। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। हम्म। सर मुझे ये समझ नहीं रहा कि हमने ये कब समझ लिया कि UMPS इज मोर देन UAV एंड URMS। अच्छा, तो ये इस स्टेशन से या फिर इससे ही बोल सकते हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है, रेशियो से क्या समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा कौन है? ओके। यूआरएमएस, फिर अच्छा। यूएनपी। अच्छा। अच्छा। रेशियो से यही तो समझ में आ रहा है। अच्छा। 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 रेशियो से यही तो समझ में आ रहा है। ओके सर।
लिख लिया बच्चों? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा फटाफट। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। ये करने के बाद ये करना। सर थोड़ा ऊपर लोगे? थैंक यू।
थोड़ा सॉल्व करें। जैसे पहला वाला जो है, तो RMS O2 का इक्वल है नियोन के साथ। ये क्या हो गया, 3R। नियोन का टेम्परेचर दिया हुआ, इसका टेम्परेचर पूछा है, ठीक है, 32। ये हो गया 3R, 300 आ जाएगा टेम्परेचर, तो नियोन का होता है 20। बस 3R से 3R कैंसिल। यहाँ पे T कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 32 इंटू 300 बाई 20, 15। 15 टू द 30, 15 टू द 45, 40, 480 के लिए ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। यस। यस। अब बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्रीज दिस, और अलग टेम्परेचर पे पूछा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वी एवरेज 1/V एवरेज 2, ऐसे करेंगे। टेम्परेचर अलग अलग है, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 2R T1/m अपॉन स्क्वायर रूट 2R T2/m, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे वी एवरेज 1 कितना है, 0.3 है, वी एवरेज 2 निकालना है। यू एवरेज स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, T1। कैंसिल तो कैसे हो जाएगा यार, ऐसे हो। T1 तो क्या है, 300, और ये क्या है, 1200, तो ये 1200 है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया बेटा। यू एवरेज 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 0.6, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, पढ़ के। कोई डाउट है तो बताना बेटा। सर वो T1/T2 कैसे मिलेगा? बेटा 2R/m कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ओके। यस सर, समझ। सर वो आपने एवरेज 2 को मल्टीप्लाई बाय 2। आप कैलकुलेट तो करो बेटा, आप समझ जाओगे। ठीक है सर। सर T2 1200 कैसे? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करते हैं। अच्छा, ओके, सॉरी।
लिख लिया बच्चों? सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर। वी एवरेज का फॉर्मूला तो √8 RT/πm है ना? किसका? यू एवरेज का। अरे यार, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार? इसने गलती पकड़ी नहीं, ऑल दो उसका फर्क नहीं पड़ता, बट ये लिखना गलत है। बट सॉरी, देन मेरी बात। फॉर्मूला अलग हो गया। 8 RT/πm, 8 RT/πm, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माई बात, बड़ा ध्यान दिया करो यार, कभी कभी मैं भी गलती कर सकता हूँ। ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज मल्टीपल करेक्ट। भैया बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे टोटल एरिया जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है, सही बात है। ठीक है। यूएमपीएस डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीजेज, यस यूएमपीएस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। T1 ग्रेटर देन T2 नहीं है यहाँ पे, तो T2 ग्रेटर देन T1 है बेटा। अब यही बताया था, ये तो गलत हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड यूएमपीएस डिक्रीजेज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये लिखा हुआ है, देखो बताइए। देखो ये लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। स्टेटमेंट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी को? फटाफट ये क्वेश्चन करो बेटा। ध्यान रखना, आर का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है।
R होता है 2 कैलोरी पर मोल पर। निकाले बेटा, ये क्या हो जाएगा? 3/2 1 मोल के लिए RT, 3/2 R कितना है 2, T कितना है 300, कितना आ गया बेटा? 900 बेटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं सर, सर पर उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना सर। तो बेटा कैलोरी में हो गया है, R का वैल्यू कैलोरी में ही तो है। हाँ ओके सर, थैंक हाँ यू। सर, आपने 2 दिया ना। यस, ये याद करना बेटा, दिस पार्ट यू हैव टू मेमोराइज। बच्चों आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा। सर आ गया। आगे ऑलराइट बच्चों, आज हम यही वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू सो मच। निशान बेटा बोलो। हाँ सर, आप वो एक बार 10th क्वेश्चन दिखा सकते हो? ओके, यस थैंक्स सर, एक बार बस मुझे चेक करना है। बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना, होमवर्क में है। पहले एग्जांपल्स करना, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना बच्चों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जेई में इसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन, सर सी यू ऑल इन बाय द नेक्स्ट सर। क्लास। बाय सर। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। सर। Bye, sir. गुड नाइट।